यहाँ पर हम देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम देखते हैं किसका, एससीआर के बारे में, यानी एससीआर के बारे में जानकारी हम लेते हैं। एससीआर क्या होता है? एससीआर होता है हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसके अंदर जंक्शन कितने होते हैं? 3 जंक्शन एससीआर के अंदर होते हैं। अब 3 जंक्शन जो कौन कौन से हैं जो कि एससीआर के अंदर बताए जाते हैं या फिर पाए जाते हैं? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर 4 लेयर होती है और 3 जंक्शन होते हैं। 3 जंक्शन और 4 लेयर यहाँ पर होगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किस टाइप में हो सकता है, एनपी एनपीएन हो सकता है या पीएनपीएन हो सकता है। तो 2 तरीके की स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर। जैसे हम बात करें, जैसे एससीआर के लिए एक ये स्ट्रक्चर बनती है, एक यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनती है। अगर पी से स्टार्ट हो रहा है तो ये आएगा पी एन पी एन, पी एन पी एन। अगर एन से स्टार्ट हो रहा है तो आएगा एन पी एन पी। तो इस तरीके से 4 लेयर हो गई। जंक्शन कितने हो गए? 3 हो गए, जैसे कि J1 J2 J3। इसी तरीके से इसको बोलेंगे J1 J2 J3। 3 जंक्शन है यहाँ पर। ये हमारा होता है एनोड, नीचे होता है हमारा कैथोड, और ये हमें ध्यान रखना सेकंड नंबर का जो एन है यहाँ पर होता है क्या, गेट, जिसको हम बोलते हैं एनोड गेट। एनोड गेट एनोड की साइड होता है जो, और एक होता है कैथोड की साइड। यहाँ पर इसको बोलते हैं हम कैथोड गेट, कैथोड गेट। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करें, एससीआर के अंदर 2 गेट होते हैं, यानी एनोड गेट और कैथोड गेट। तो अगर इसका सिंबल बनाए तो सिंबल किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से सिंबल बनेगा। जैसे ये हमारा एससीआर है, ये एनोड गेट, यानी G2। ये एनोड की साइड एक गेट होगा, इसको बोलेंगे हम G1। ये यहाँ पर होगा एनोड, और ये यहाँ पर होगा नीचे की साइड कैथोड। तो ये इस तरीके से एससीआर को देखा जाता है। अब हम इसमें बात करें, द एनोड टर्मिनल ऑफ एससीआर इज कनेक्टेड टू दी पी टाइप। यहाँ पर हम देख सकते हैं पी टाइप से कनेक्ट किया गया है, एनोड टर्मिनल है। और पी एन स्ट्रक्चर, ये कौन सी स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर, पी एन स्ट्रक्चर है। अगर एन पी एन स्ट्रक्चर होगी तो ये होगा हमारा एनोड, और ये होगा हमारा कैथोड। ये एनोड की साइड का क्या होगा, गेट, एनोड गेट बोलेंगे इसको। इसको नाम दे देंगे हम G1। इसको बोलेंगे यहाँ पर कैथोड गेट, इसको नाम दे देंगे G2। कैथोड गेट, इसको नाम दे देंगे हम G2। और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे एन पी। तो 2 यहाँ पर क्या है, ट्रांजिस्टर जुड़े हुए हैं, एक तो पी एन और एक एन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, कैथोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप लेयर, while the gate of the SCR is connected to p type material nearest to cathode। तो गेट है यहाँ पर, मेन गेट जो होता है यहाँ पर, गेट किस साइड कनेक्ट किया जाता है, पी टाइप मटेरियल में, और वो भी कैथोड की साइड। जैसे यहाँ पर भी हम देखें, पी टाइप मटेरियल में यहाँ पर जैसे कैथोड है, तो कैथोड की साइड हम गेट को कनेक्ट करते हैं, वो भी एन टाइप मटेरियल में, एनपीएन के अंदर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इन्वर्टर, चॉपर, रेक्टिफायर के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा चॉपर से रिलेटेड बात करते हैं। चॉपर क्या होता है, यानी चॉपर क्या काम करता है। तो चॉपर की बात करें, हमारा जो चॉपर होता है वो कंटिन्यूस डीसी को डिसकंटिन्यूस डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कंटिन्यूस डीसी को किस में बदलता है, ये डिसकंटिन्यूस डीसी में बदलेगा, डिसकंटिन्यूस डीसी। दूसरा हम बात करें चॉपर के बाद में रेक्टिफायर की।
रेक्टिफायर क्या काम करता है? तो रेक्टिफायर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एसी को कन्वर्ट करने का काम करती है, विच पीरियडिकली रिवर्स डायरेक्शन टू डायरेक्ट करंट। यानी कि यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर है हमारा, ये क्या काम करता है? एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। और डीसी हमारी सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होती है, जबकि एसी है पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन में पहुंच जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, यानी हम कह सकते हैं एसी को डीसी में बदलने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम होता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टी रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पर हम बात करें जैसे कि थायरिस्टर रिएक्टर रेक्टिफायर सर्किट है, वो हमारे कन्वर्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि एसी को डीसी में बदलने वाले कन्वर्टर कहलाते हैं। तो हमारे जैसे कि कन्वर्टर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे यहाँ पर? कन्वर्टर के एग्जाम्पल होते हैं हमारे थायरिस्टर और रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में बदलते हैं वो कन्वर्टर कहलाते हैं। THYRIST और थायरिस्टर, और हम कह सकते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ये कन्वर्टर के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम इन्वर्टर की। इन्वर्टर क्या काम करता है? इन्वर्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि लो वोल्टेज डीसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर क्या काम करेगा? लो वोल्टेज डीसी को कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज एसी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? हम यहाँ पर बात करेंगे स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में। स्विच मोड पावर सप्लाई हम क्यों यूज करते हैं, क्या काम आती है स्विच मोड पावर सप्लाई? जैसे हम बात करें स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई हम कहाँ पर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? ताकि हम कंट्रोल डीसी को प्राप्त कर सके। कंट्रोल्ड डीसी को रिसीव करने के लिए हम स्विच मोड पावर सप्लाई है यूज करते हैं। अब स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे, इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होती है? स्विच मोड पावर सप्लाई है एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई है that incorporate in switching regulator to convert the electrical power efficiently। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करने के लिए एफिशिएंटली, अगर इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करना है तो हम स्विच मोड पावर सप्लाई यूज करते हैं। और ये किसका टाइप है? इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई का ये टाइप है। इसको हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑब्टेनिंग ए कंट्रोल डीसी सप्लाई। कंट्रोल डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए या रिसीव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लाइक अदर पावर सप्लाई एंड एसएमपीएस जो स्विच मोड पावर सप्लाई है, वो क्या करता है? ट्रांसफर पावर फ्रॉम डीसी और एसी सोर्स, यानी कि मेन पावर जो होता है वहां से ये पावर को ट्रांसफर करेगा टू डीसी लोड सच एज पर्सनल कंप्यूटर वाइल कन्वर्टिंग वोल्टेज एंड करंट करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर क्या करेगा? जो एसएमपीएस क्या होता है, ये पावर को ट्रांसफर करने का काम करता है। पावर ट्रांसफर, पावर कहाँ से ट्रांसफर करेगा? डीसी और एसी सोर्स से पावर को ट्रांसफर करेगा। तो डीसी और एसी सोर्स से पावर को ट्रांसमिट करेगा, और कहाँ के लिए ट्रांसमिट करेगा? ये डीसी लोड के लिए यहाँ पर पावर ट्रांसफर करेगा। सच है जैसे कि कैसे, किस किस के लिए करेगा? कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, उनके लिए करेगा, पर्सनल कंप्यूटर। और यहाँ पर क्या होगा? वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बदल सकती है। वाइल, यानी यहाँ पर वाइल, जबकि वोल्टेज एंड करंट करेक्टरिस्टिक्स, कन्वर्टिंग वोल्टेज एंड करंट करेक्टरिस्टिक्स, कन्वर्टिंग वोल्टेज एंड करंट करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे
कि हम इसको SMPS को और कहाँ यूज कर सकते हैं। इट यूजेज ए DC to DC स्विचिंग कन्वर्टर स्विच्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या काम करता है, जो SMPS हमारा क्या यूज करेगा, DC to DC स्विचिंग कन्वर्टर यूज करता है। DC to DC स्विचिंग कन्वर्टर, DC to DC स्विचिंग कन्वर्टर यूज करता है, स्विच्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी, स्विच्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम बात करें DC to DC स्विचिंग कन्वर्टर जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या करेगा, स्विच्ड करेगा। और कुछ डिवाइस हैं यहाँ पर यूज की जाती है स्विचिंग मोड DC पावर सप्लाई के अंदर। कौन कौन सी डिवाइस हम यूज करते हैं, तो कौन कौन सी यहाँ पर डिवाइसेज हैं जो कि स्विचिंग मोड DC पावर सप्लाई में यूज की जाती है। डिवाइस यूज्ड इन स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। तो कौन कौन सी डिवाइस यूज करेंगे यहाँ पर। पहली डिवाइस है फ्लाईबैक कन्वर्टर, फ्लाईबैक कन्वर्टर। दूसरी है पुश पुल कन्वर्टर, पुश पुल कन्वर्टर। तीसरी है हमारी हाफ ब्रिज कन्वर्टर और चौथी है हमारी फुल ब्रिज कन्वर्टर। हाफ ब्रिज कन्वर्टर और चौथी है हमारी फुल ब्रिज कन्वर्टर, फुल ब्रिज कन्वर्टर। अब इसके एडवांटेज हम देख लेते हैं, SMPS के एडवांटेज क्या है। यानी SMPS हम यूज करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेज भी होनी चाहिए। एडवांटेज में आ जाता है रेंज में, एक तो लोअर वेट है इसका, क्या है, लोअर वेट है। दूसरा इसकी साइज है स्मॉल है, यानी हम कह सकते हैं स्मॉलर साइज। तीसरा इसका एडवांटेज ये है इसकी एफिशिएंसी हाई है, हाई एफिशिएंसी। चौथा इसका एडवांटेज ये है लोअर पावर डिसिपेशन होता है, लोअर पावर डिसिपेशन, डिसिपेशन। पांचवी है यहाँ पर वाइड AC इनपुट वोल्टेज रेंज होती है, वाइड AC इनपुट वोल्टेज रेंज, वोल्टेज रेंज यहाँ पर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि SCR की डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे कि जो SCR डिवाइस है उसमें कौन सा टर्न ऑन मेथड हम यूज करते हैं, टर्न ऑन की जो मेथड हम यूज करते हैं SCR के अंदर वो कौन सा है। हम बात करते हैं SCR के टर्निंग मेथड के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल है SCR को टर्न करने के लिए। तो SCR टर्न ऑन मेथड की हम बात कर रहे हैं। टर्न ऑन मेथड में सबसे ज़्यादा जो सूटेबल मेथड है वो है गेट ट्रिगरिंग मेथड, गेट ट्रिगरिंग मेथड। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है SCR के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करें 5 डिफरेंट मेथड है SCR को टर्न ऑन करने के लिए। तो पांचों मेथडों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, ये पहला मेथड है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। इस मेथड के अंदर क्या होता है,
फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग के अंदर क्या होता है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग अकर व्हेन द एनोड कैथोड फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज विथ द गेट सर्किट ओपनड। तो यहाँ पर इतना वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया जाए, जो एनोड कैथोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको इतना इंक्रीज कर दिया जाए ताकि गेट सर्किट है वो ओपन हो जाए, तो हमारा कहलाएगा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। दिस इज नॉन एज एवलेंस ब्रेकडाउन ड्यूरिंग विच द जंक्शन मिडिल विल ब्रेक डाउन। तो इसको हम कहते हैं एवलेंस ब्रेकडाउन। जो मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड का, इसके द्वारा जो मिडिल मिडिल पार्ट होता है जंक्शन का वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो उस ब्रेक होने की वजह से हम किसको कहते हैं? एवलेंस ब्रेकडाउन मेथड भी हम कह सकते हैं। एट ए सफिशिएंट वोल्टेज द थायरिस्टर चेंज टू इट्स ऑन स्टेट विथ लो वोल्टेज ड्रॉप एंड लार्ज फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज ऐसा आता है, सफिशिएंट वोल्टेज कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ट्रांजिस्टर अपना ऑन स्टेट को चेंज कर लेता है, और यहाँ पर जब ऑन स्टेट को चेंज कर लेगा तो यहाँ पर लो वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या होगा? लो वोल्टेज ड्रॉप एंड लार्ज फॉरवर्ड करंट यहाँ पर फ्लो होगी। लार्ज फॉरवर्ड करंट यहाँ पर फ्लो होगी। फिर बात करते हैं हम पांचवी, मतलब कि इसके तीसरे मेथड की हम बात करते हैं। इसका तीसरा मेथड क्या कहता है? तो इसके तीसरे मेथड की बात करें, गेट ट्रिगरिंग मेथड है, यानी दूसरा मेथड है। ये तो हमारा पहला था फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। दूसरा मेथड हम देखेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में ही था ये, लो वोल्टेज ड्रॉप एंड लार्ज फॉरवर्ड करंट। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे किसका? दूसरा मेथड है हमारा गेट ट्रिगरिंग मेथड। गेट ट्रिगरिंग मेथड। गेट ट्रिगरिंग मेथड के अंदर क्या होता है? तो गेट ट्रिगरिंग मेथड की हम बात करें, गेट ट्रिगरिंग इज द मेथड इन विच पॉजिटिव गेट करंट इज फ्लोन इन द फॉरवर्ड वाइज। तो यहाँ पर पॉजिटिव गेट करंट है वो फॉरवर्ड वाइज के अंदर फ्लो होती है, एंड एस टू मेक इट ऑन, और यहाँ पर एस है ऑन हो जाता है। तो गेट ट्रिगरिंग में क्या होगा? पॉजिटिव गेट करंट है वो जो गेट होता है वहीं पर अप्लाई कर दी जाती है फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में, ताकि एस ऑन हो जाता है। गेट ट्रिगरिंग इज इन फैक्ट द मोस्ट रिलायबल, सिंपल एंड एफिशिएंट वे टू टर्न ऑन एस। तो सबसे मोस्ट रिलायबल मेथड है इसको, यानी गेट ट्रिगरिंग मेथड है, मोस्ट रिलायबल माना जाता है, मोस्ट एफिशिएंट माना जाता है, और मोस्ट सिंपल मेथड ये माना जाता है एस के अंदर। In this method, the positive gate voltage between the gate and cathode terminal is applied in forward biased SCR, which stabilize gate current from gate terminal to cathode। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव गेट वोल्टेज है वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता है किस किस के बीच में? गेट एंड कैथोड टर्मिनल के बीच में, ताकि यहाँ पर SCR को फॉरवर्ड वाइज किया जा सके। और इसकी वजह से यहाँ पर गेट करंट है गेट टर्मिनल पर अप्लाई की जाती है, गेट टर्मिनल टू को जो कैथोड होता है वहाँ पर गेट करंट यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो SCR है टर्न ऑन हो जाता है। तीसरा मेथड यहाँ पर आता है डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है? डीवी बाई डीवी बाई डी टी जो ट्रिगरिंग मेथड है is the technique in which SCR is turned on by changing the forward bias voltage with respect to time। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम SCR का फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज को चेंज करते हैं तो हमारा SCR है यहाँ पर ऑन हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। dV बाई डी टी क्या करता है यहाँ पर? dV बाई डी टी इट सेल्फ मीन्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी dV बाई डी टी खुद ये बता रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ वोल्टेज चेंज है वो रेस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर बता रहा है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। और ये वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से क्या है? इंडिपेंडेंट है। वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द वोल्टेज में बी लो बट द रेट ऑफ इट्स राइज शुड बी हाई एनफ टू टर्न ऑन द SCR। वोल्टेज यहाँ पर लो हो सकता है लेकिन इसकी जो रेट है वो हाई होनी चाहिए, यानी कि रेट ऑफ इट्स राइज शुड बी हाई। तो रेट है, रेट टू राइज, राइज होने की जो रेट है वो हाई होनी चाहिए।
अगर एस को ऑन होना है। फिर बात करते हैं हम टेम्परेचर ट्रिगरिंग के बारे में। तो चौथी मेथड है हमारा टेम्परेचर ट्रिगरिंग। टेम्परेचर ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग के द्वारा भी हम एस को ऑन कर सकते हैं। टेम्परेचर ट्रिगरिंग इज आल्सो कॉल्ड थर्मल ट्रिगरिंग, यानी इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ट्रिगरिंग को हम यहाँ पर थर्मल ट्रिगरिंग भी कह सकते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है थर्मल ट्रिगरिंग। थर्मल ट्रिगरिंग भी हम इसको कहते हैं। इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ एससीआर और थायरिस्टर देयर विल बी फ्लो ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट अक्रॉस द जंक्शन मिडिल रीजन। तो जब हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एससीआर का चल रहा होता है या फिर थायरिस्टर का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड चल रहा होता है, उसी टाइम पर यहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन करंट है जो मिडिल पार्ट होता है थायरिस्टर का या फिर एससीआर का, उसमें फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। और दिस करंट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, और इस करंट की वजह से क्या होता है, जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। विथ इट टर्न विल रिजल्ट इन फर्दर इंक्रीज इन द रिवर्स लीकेज करंट, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वापस से जो रिवर्स लीकेज करंट है वो वापस से इंक्रीज हो जाएगी। जब वापस से रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगी तो फिर दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल यहाँ पर चलता रहता है और फाइनली एससीआर हमारा क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। This increased leakage current will again increase the junction temperature and hence will further increase the reverse leakage current. This process is cumulative and will eventually lead to the varnishing the depletion region of the reversed bias junction. और रिवर्स बायस जंक्शन में जो डिप्लीशन लेयर बनती है बीच में, उसको ये क्या कर देती है, वार्निश कर देती है, यानी खत्म कर देती है, जला देती है। At some temperature, at this temperature the SCR will get a turn on, और जिस टेम्परेचर पर ये उसको खत्म कर देती है उसी टेम्परेचर पर SCR हमारा टर्न ऑन हो जाता है। फिर पांचवा मेथड हमारा आता है वो है लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग की बात करते हैं। लाइट ट्रिगरिंग क्या कहती है? इन लाइट ट्रिगरिंग ए पल्स ऑफ लाइट, तो यहाँ पर लाइट ट्रिगरिंग में बात करें, ए पल्स ऑफ लाइट ऑफ suitable wavelength guided by optical fiber is irradiated to turn SCR on। तो यहाँ पर लाइट ट्रिगरिंग की बात करें तो लाइट ट्रिगरिंग में क्या होता है, ये पल्स ऑफ लाइट है वो सूटेबल वेवलेंथ की गाइड की जाती है, गाइडेड बाय ऑप्टिकल फाइबर, इज इरेडिएटेड टू टर्न एससीआर ऑन। तो यहाँ पर लाइट ट्रिगरिंग हम क्या देते हैं, पल्स ऑफ लाइट देते हैं। पल्स ऑफ लाइट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, सूटेबल वेवलेंथ गाइडेड बाय ऑप्टिकल फाइबर। और ये पल्स ऑफ लाइट है, ये किसकी होनी चाहिए, सूटेबल वेवलेंथ की होनी चाहिए, यानी इनकी वेवलेंथ अच्छी होनी चाहिए। सूटेबल वेवलेंथ गाइडेड बाय ऑप्टिकल फाइबर, गाइडेड बाय ऑप्टिकल फाइबर इज इरेडिएटेड टू टर्न ऑन एससीआर, इज irradiated to turn on SCR। नेक्स्ट हम बात करें, हम यहाँ पर बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की जो कि स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल के अंदर यहाँ पर यूज जाती है, फैन के अंदर। यानी फैन के अंदर स्टेटर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसके बारे में बात करेंगे, वो डिवाइस कौन सी है। फैन रेगुलेटर की बात करते हैं। फैन रेगुलेटर में स्टेटर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस हम यूज करते हैं, स्टेटर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो स्टेटर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए फैन रेगुलेटर में हम यूज करते हैं ट्रायक। अब ट्रायक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ट्रायक हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस है, एसी स्विच है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर सिलिकॉन कंट्रोल। एससीआर से यहाँ पर ट्रायक है डिफरेंट होता है, किस सेंस में डिफरेंट होता है,
जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर फैन रेगुलेटर के अंदर स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल के लिए हम ट्राइक यूज करते हैं। ट्राइक क्या है? एक 3 टर्मिनल एसी स्विच है which is different from other silicon control rectifier in the sense that it can conduct in both the direction। यानी जो ट्राइक है यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है। तो कंडक्ट बोथ डायरेक्शन में ये काम कर सकता है हमारा जो ट्राइक होता है। वेदर द अप्लाइड गेट सिग्नल इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि चाहे हम गेट सिग्नल पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, दोनों में ही ये काम करेगा। इट विल कंडक्ट। Thus the device can be used for AC system as a switch। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइक है AC सिस्टम में इसलिए कहता है एज ए स्विच, इसका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन स्विचिंग, फेज कंट्रोल। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? इसका एप्लीकेशन है यहाँ पर स्विचिंग के अंदर हम ट्राइक का यूज कर सकते हैं, फेज कंट्रोल में हम इसका यूज कर सकते हैं, चॉपर डिजाइन में हम इसका यूज कर सकते हैं। फेज कंट्रोल, चॉपर डिजाइन, यानी चॉपर डिजाइन में ट्राइक का यूज किया जा सकता है। ब्रिलियंट कंट्रोल इन लैंप्स, यानी ब्रिलियंस जो उसकी लाइट डिम ज़्यादा होती रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं ब्रिलियंस कंट्रोल इन लैंप, और स्पीड कंट्रोल इन फैन एंड मोटर आदि में हम यूज कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल इन फैन एंड मोटर्स, इन तरीके की चीज़ों में हम स्पीड कंट्रोल में इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? डुअल कन्वर्टर के बारे में। डुअल कन्वर्टर हमें दे रखा है, फायरिंग एंगल हमें एक ब्रिज का दे रखा है 30 डिग्री, दूसरे ब्रिज का फायरिंग एंगल हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो बात करते हैं हम डुअल कन्वर्टर के बारे में। डुअल कन्वर्टर, फायरिंग एंगल दे रखा है हमें एक ब्रिज का, यानी वन ब्रिज का हमें फायरिंग एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो दूसरे ब्रिज का क्या होगा? सेकंड ब्रिज का 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री यहाँ पर आएगा। अब ये 150 डिग्री कैसे आएगा उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जैसे डुअल कन्वर्टर है, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर होता है डुअल कन्वर्टर, और ये यहाँ पर दो कन्वर्टर कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं, वन का ब्रिज कन्वर्टर और सेकंड ब्रिज कन्वर्टर डुअल कन्वर्टर में। तो यहाँ पर जो डुअल कन्वर्टर में होता है उसमें एक जो कन्वर्टर है वो किसका काम करता है? पहला कन्वर्टर मान लीजिए रेक्टिफायर का काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है रेक्टिफायर। तो इसमें दूसरा कन्वर्टर है वो इन्वर्टर का काम करेगा। सेकंड कन्वर्टर किसका काम करेगा? इन्वर्टर का काम यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू फुल कन्वर्टर आर अरेंज्ड इन एंटी पैरेलल पैटर्न। तो दो फुल कन्वर्टर यहाँ पर एंटी पैरेलल पैटर्न में कन्वर्ट कर देते हैं एंड लिंक्ड टू सेम डीसी लोड। तो सेम डीसी लोड के साथ में इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें डुअल कन्वर्टर की देते हैं यहाँ पर, जैसे कि पहला फुल कन्वर्टर हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा पहला फुल ब्रिज कन्वर्टर है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया लोड के साथ में, ये हमारा लोड, ये हमारा कन्वर्टर फर्स्ट, यानी कन्वर्टर फर्स्ट, ये पूरा सेक्शन हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? कन्वर्टर फर्स्ट कहलाएगा, कन्वर्टर फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरा जो है वो हम ले लेते हैं कन्वर्टर सेकंड कहलाएगा, प्लस एंड माइनस, ये कहलाएगा हमारा कन्वर्टर सेकंड।
कन्वर्टर सेकंड। और इसको हम किसके साथ कन्वर्ट कर देंगे, इन दोनों को हम एंगल के अकॉर्डिंग बात करें, फायरिंग एंगल कंट्रोल हम इन दोनों को कन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, एक ही कन्वर्टर कनेक्ट करते हैं। फायरिंग एंगल कंट्रोल, जैसे कि यहाँ पर अल्फा 2 है, यहाँ पर अल्फा 1, ये है फायरिंग एंगल कंट्रोल। फायरिंग एंगल कंट्रोल, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ डुअल कन्वर्टर, यानी इसकी मोड क्या है ऑपरेशन के डुअल कन्वर्टर में। तो दो मोड में ये ऑपरेशन होता है, यानी कि नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड और सर्कुलेटिंग करंट मोड में ये काम करता है। तो यहाँ पर 4 मोड होते हैं इसके, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में ये काम करता है डुअल कन्वर्टर। तो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में किस तरीके से काम करता है, जैसे यहाँ पर अगर 4 क्वाड्रेंट बना दे, इसके कितने बना दे, 4 क्वाड्रेंट बना दे। तो पहले क्वाड्रेंट में ये बात करता है कन्वर्टर की तरह काम करेगा, यानी पहले क्वाड्रेंट में काम करता है कन्वर्टर। फर्स्ट किसकी तरह काम करता है, रेक्टिफिकेशन की तरह काम करता है। कन्वर्टर सेकंड है दूसरे क्वाड्रेंट में, वो किसका काम करेगा, इन्वर्जन का काम करता है, इन्वर्जन। फिर कन्वर्टर थर्ड, यानी कन्वर्टर सेकंड इधर की साइड है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया कन्वर्टर सेकंड, तो ये रेक्टिफिकेशन का काम करेगा, रेक्टिफिकेशन। और अगर फर्स्ट कन्वर्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, कन्वर्टर फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये इन्वर्जन का काम करेगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा, यानी कि हमारा ये होगा यहाँ पर करंट की वैल्यू, यानी प्लस आई आउटपुट, और ये होगी हमारी वोल्टेज की वैल्यू, यानी कि प्लस वी आउटपुट। इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ डुअल कन्वर्टर की हम देख लेते हैं। एक तो होता है नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड। तो नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड में किस तरीके से काम करेगा, मोड ऑफ ऑपरेशन। तो दो मोड में काम करता है, एक तो करता है नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड, करंट मोड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड के अंदर क्या होगा, कोई भी सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी बिटवीन दी कन्वर्टर। इन दिस मोड एज ओनली वन कन्वर्टर विल परफॉर्म एट ए टाइम, यानी एक टाइम पर एक ही कन्वर्टर यहाँ पर काम करता है, कोई भी सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होती है। ड्यूरिंग कन्वर्टर फर्स्ट ऑपरेशन फायरिंग एंगल एल्फा विल बी बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अगर हम बात करें कि पहला कन्वर्टर ऑपरेशन कर रहा है तो फायरिंग एंगल 0 से 90 डिग्री होगा। अगर दूसरा कन्वर्टर काम कर रहा है तो भी फायरिंग एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। दूसरा हमारा जो मोड होता है वो होता है सर्कुलेटिंग करंट मोड। कौन सा होता है, सर्कुलेटिंग करंट मोड। सर्कुलेटिंग करंट मोड के अंदर क्या होता है, जैसे सर्कुलेटिंग करंट मोड की बात करें, इन दिस मोड देयर इज ए सर्कुलेटिंग करंट एज टू कन्वर्टर विल बी इन ऑन कंडीशन एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पर दोनों कन्वर्टर हमारे ऑन कंडीशन में होते हैं। द फायरिंग एंगल आर एडजस्टेड सच दैट, हम कह सकते हैं कि फायरिंग एंगल ऑफ अल्फा 1 प्लस फायरिंग एंगल ऑफ अल्फा 2 वो दोनों 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होने चाहिए। अगर हम कहें कि फायरिंग एंगल अल्फा 1 का, यानी कि अगर रेक्टिफायर कन्वर्टर फर्स्ट है हमारा रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है और उसका एंगल अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो कन्वर्टर सेकंड है वो इन्वर्टर की तरह काम करेगा और उसका एंगल 90 से 180 के बीच में होगा। अगर हमारा पहला कन्वर्टर इसके बीच में काम कर रहा है, इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है और उसका एंगल 90 से 180 के बीच में दे रखा है, तो दूसरा कन्वर्टर हमारा रेक्टिफायर की तरह काम करेगा और उसका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन है वो यहाँ पर परफॉर्म होते हैं किसके, कन्वर्टर के। तो ये यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन भी यहाँ पर दिखा रखे हैं। क्या दिखा रखे हैं, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, ऑपरेशन यहाँ पर कन्वर्टर के दिखा रखे हैं, डुअल कन्वर्टर के। तो वो भी हमने देखे हैं। और डुअल कन्वर्टर की हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एप्लीकेशन।
कहाँ कहाँ पर डुअल कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन की बात करें, डायरेक्शन एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर की डायरेक्शन और स्पीड कंट्रोल में, डायरेक्शन एंड स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल में। दूसरा, एप्लीकेबल वेरिएबल रिवर्सल डीसी रिक्वायर्ड, जहां पर रिवर्सिबल डीसी रिक्वायर्ड होती है वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेबल वेयर एवर डीसी, वेयर एवर द रिवर्सिबल डीसी रिक्वायर्ड, द रिवर्सिबल डीसी रिक्वायर्ड। थर्ड हम बात करें, इंडस्ट्रियल वेरिएबल स्पीड डीसी ड्राइव। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेरिएबल स्पीड डीसी ड्राइव यहाँ पर होती है, वहां पर भी हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल में। इंडस्ट्रियल वेरिएबल स्पीड डीसी ड्राइव। तो यहाँ पर हम बात करें, मान लीजिए अल्फा वन अगर 30 डिग्री दे रखा है और वो रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, तो अल्फा टू हमारा 180 डिग्री की तरह काम करेगा। और दोनों का एंगल है डुअल कन्वर्टर में वो 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे इस वेव फॉर्म के द्वारा भी हम समझ सकते हैं, डुअल कन्वर्टर का काम करवाना है तो पहला कन्वर्टर मान लो यहाँ पर कर रहा है 0 से 90 डिग्री, तो दूसरा कन्वर्टर 90 से 180 डिग्री तक काम करेगा। इस तरीके से डुअल कन्वर्टर हमारा काम करता है। यानी यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री। तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए। तो ये डुअल कन्वर्टर का कॉन्सेप्ट था। अब हम किसकी बात करेंगे, साइक्लो कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। साइक्लो कन्वर्टर है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रखिए 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर जो ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है, कितनी दे रखी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज साइक्लो कन्वर्टर की। द रेंज ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विथ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। तो यहाँ पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी वो हमें पूछी है, हमें क्या पूछी है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी की रेंज। ये हमें निकालनी है और ये एक्सेप्टेबल रेंज होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल क्वालिटी के अंदर आउटपुट फ्रीक्वेंसी की रेंज हमें पूछी है और वो भी साइक्लो कन्वर्टर के अंदर। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहली बात तो जो एक्सेप्टेबल रेंज होती है वो 50 से 20 से, यहाँ पर 50 हर्ट्ज की कंडीशन में 20 हर्ट्ज से नीचे होनी चाहिए, ये एक्सेप्टेबल रेंज होती है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज से बिलो होनी चाहिए, ये एक्सेप्टेबल रेंज होती है। अगर साइक्लो कन्वर्टर की कुछ पॉइंट्स की बात करें, साइक्लो कन्वर्टर क्या होते हैं, these circuit convert input power at one frequency to output power at different frequency through one stage conversion। तो ये क्या करते हैं, ये जो साइक्लो कन्वर्टर होते हैं वो इनपुट पावर को वन फ्रीक्वेंसी से, इनपुट पावर एट वन फ्रीक्वेंसी, वन फ्रीक्वेंसी, इसको कन्वर्ट करते हैं आउटपुट पावर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट पावर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। दूसरा हम बात करें, दीज आर प्राइमरली यूज्ड फॉर स्लो स्पीड लार्ज एसी ड्राइव लाइक
रोटरी क्लिंक के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। कहाँ पर यूज करेंगे? स्लो स्पीड लार्ज एसी ड्राइव के अंदर। स्लो स्पीड लार्ज एसी ड्राइव के अंदर, लार्ज एसी ड्राइव के अंदर, लाइक रोटरी क्वीन। जैसे कि कहाँ पर यूज करते हैं इनका? रोटरी क्वीन के अंदर यूज करते हैं। रोटरी क्वीन के अंदर हम इसका यूज करेंगे। थर्ड हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि इन द केस ऑफ स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की बात कर रहे हैं। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में क्या होता है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो लिमिटेड होती है टू दी फ्रैक्शन ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी के लिए स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के अंदर क्या होता है? अगर हम साइक्लो कन्वर्टर यूज कर रहे हैं, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के अंदर अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी। और इन दिस केस नो सेपरेट कम्यूटेशन सर्किट आर नीडेड एज SCR आर लाइन कम्यूटेटेड डिवाइस। तो यहाँ पर SCR है, लाइन कम्यूटेटेड डिवाइस होती है, और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से लेस देन होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है। किससे? हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी से। आउटपुट फ्रीक्वेंसी से किसके अंदर? स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के अंदर। इन द केस ऑफ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, forced commutation circuits are needed to turn off the SCR at the desired frequency. Such circuits are relatively very complex. Therefore, the majority of cycloconverter are the step-down type that's lower the frequency than the input frequency. तो यहाँ पर अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्म क्या लेते हैं? स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर यूज करते हैं। ये कंडीशन हमारी किसके लिए दे रखी है? स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के लिए दे रखी है। अगर हम क्या यूज करते हैं? स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर यूज करते हैं। साइक्लो कन्वर्टर, तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर यूज करने पर हमें क्या करना होगा? SCR को टर्न ऑफ करने के लिए हमें फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट की यहाँ पर जरूरत होगी फॉर टर्न ऑफ SCR। टर्न ऑफ SCR को अगर टर्न ऑफ करना है तो फोर्स कम्यूटेशन सर्किट की यहाँ पर जरूरत होगी एट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, तो इस वजह से सर्किट हमारा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसलिए हमें ज़्यादातर जो साइक्लो कन्वर्टर होते हैं वो स्टेप डाउन ही होते हैं, और उनमें जो फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से लो ही रखी जाती है, यानी कि लो ही वो होती है, कम होती है। अब बात करते हैं डायोड की जो स्पीड ऑपरेशन है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? तो बात करते हैं हम डायोड के बारे में। डायोड स्पीड ऑपरेशन, तो डायोड का स्पीड ऑपरेशन किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? ये रिवर्स रिकवरी टाइम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। रिवर्स रिकवरी टाइम, टाइम के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें, द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ डायोड इज डिसाइडेड बाय रिवर्स रिकवरी टाइम। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ऑपरेशन है डायोड का किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? रिवर्स रिकवरी टाइम के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ए डायोड व्हेन फंक्शनिंग इट इज फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन हैज डिप्लीशन रीजन एंड श्रिंक टू ऑलमोस्ट नथिंग। तो यहाँ पर हम बात करें, जब डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम ऑपरेट करा रहे हैं, फंक्शन कर रहा है अगर डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर, तो इसका जो डिप्लीशन रीजन है
वो खत्म हो जाता है बिल्कुल, अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम ले रहे हैं। The external supply voltage applied will be used by device to overcome the barrier potential which gets imposed to on it due to the presence of immobile charge carrier in its depletion region। यानी कि जो हम एक्सटर्नली सप्लाई वोल्टेज डायोड पर अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नली यहाँ पर जो वोल्टेज हम डायोड पर अप्लाई करते हैं वो किस लिए अप्लाई करते हैं, ताकि डायोड के अंदर जो सेंटर में पोटेंशियल बैरियर होता है उसको हम ख़त्म कर सके। और वो पोटेंशियल बैरियर किसकी वजह से होता है, वो पोटेंशियल बैरियर किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ इमोबाइल चार्ज कैरियर की वजह से वो होता है। और उस डिप्लीशन रीजन को ख़त्म करने के लिए हमें बाहर से सप्लाई वोल्टेज देने की ज़रूरत होती है। तीसरी अगर हम बात करें डायोड के बारे में, तो ideally the applied reverse voltage should bring the diode from its on state to off state। तो अगर हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं डायोड पर, तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर डायोड है ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में चला जाता है। और इमीडिएटली इमीडिएटली अगर बात करें हम, दैट इज द डायोड विच इज कंडक्टिंग करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सपेक्ट टू स्टॉप कंडक्टिंग इंस्टेंटली। अगर इमीडिएटली अगर बात करें कोई डायोड है वो कंडक्टिंग करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है, अगर उस पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो वो करंट का जो कंडक्शन है उसको तुरंत स्टॉप कर देगा। प्रैक्टिकली अगर बात करें, ये तो हमारी होगी आइडली बात, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली क्या होता है, दिस कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड एज फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर through the diode does not cease right at the moment of reversing the bias। तो पर्टिकुलरली यानी कि प्रैक्टिकली अगर बात करें कि जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेजॉरिटी कैरियर हमारे हैं जिनकी वजह से कंडक्टिंग करंट है फ्लो हो रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं डायोड के अक्रॉस, वो तुरंत ही यहाँ पर क्या कर देंगे, करंट को सीज कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अगर हम देखें फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है थ्रू द डायोड डज नॉट सीज द राइट एट द मोमेंट ऑफ रिवर्सिंग द बाइस, यानी कि बाइस को जैसे रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर जो भी मेजॉरिटी कैरियर है वो सीज हमारे नहीं हो सकते। दिस प्रोसेस टेक्स ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर स्टॉपिंग दिस इज नॉन एज रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड। तो जो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पहले फ्लो हो रहे हैं और हमने रिवर्स बाइस अप्लाई कर दी है, तो रिवर्स बाइस अप्लाई करने पर तुरंत वो चीज़ नहीं होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, फाइनाइट टाइम जो लेते हैं, जो टाइम वो लगता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। और उसी के द्वारा डायोड की स्पीड को डिफाइन किया जाता है, यानी डायोड की स्पीड है वो बताई जाती है। और ड्यूरिंग दी अगर हम बात करें ड्यूरिंग दी रिवर्स रिकवरी टाइम of diode, one can see that there will be a fairly large amount of current flowing through the diode। तो रिवर्स रिकवरी टाइम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो होती है डायोड के अक्रॉस, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हाउएवर इट्स मैग्नीट्यूड रिड्यूस एंड गेट सैचुरेट टू वैल्यू ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट वंस द टाइम इज क्रॉस रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड इज स्टार्ट। ग्राफिकली अगर हम बात करें, इट कैन डिस्क्राइब द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड एज टोटल टाइम which start from the instant of which the reverse bias start to flow through the diode to time instant at which the reaches to zero or any other predefined low value, say 25% of reverse recovery time of figure, which decay and the reaching to its negative maxima। तो उसके द्वारा हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने अप्लाई किया और उसी के द्वारा इसको वैल्यू को बताया जाएगा जब तक कि वो वैल्यू जीरो नहीं हो जाए। तो दो तरह की रिवर्स रिकवरी करंट है यहाँ पर बताया गया है। डायोड के अक्रॉस बात करेंगे हम, जैसे ये हमारा है डायोड की रिवर्स रिकवरी सेचुरेशन करंट की बात कर, रिवर्स रिकवरी टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये डायोड है, इसके अंदर हमारी जैसे कि फॉरवर्ड करंट है कुछ फ्लो हो रही है, ये डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम हो गई है बिल्कुल, लेकिन तुरंत कम होने के बाद में तुरंत यहाँ पर जीरो पर नहीं रुकेगी, थोड़ा सा ऐसे होके जाएगी ये आगे तक। तो ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज है। ये हमारा है करंट है, फॉरवर्ड करंट है, यानी हम कह सकते हैं आई एफ फॉरवर्ड करंट। और
अगर कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू है 25% ऑफ IRR, तो वो प्री डिफाइंड वैल्यू भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 25% ऑफ रिवर्स रिकवरी करंट, और रिवर्स रिकवरी करंट फाइनल रिवर्स रिकवरी करंट है, यहाँ पर पहुंचेगी। ये है IRR, रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स करंट की बात करें, रिवर्स करंट है हमारी IR। क्या है? रिवर्स करंट, रिवर्स करंट है। रिवर्स वोल्टेज की बात करें तो रिवर्स वोल्टेज किस डायरेक्शन में होगा? इधर होगा रिवर्स वोल्टेज। जैसे हमारा इधर फॉरवर्ड वोल्टेज है, इसको हम देते हैं VF फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर होगा रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज यानी कि VR। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? वोल्टेज को हम कैसे शो करेंगे? ये जो टाइम है यहाँ तक जाएगा, वो दिखाया जाएगा TRR से, यानी रिवर्स रिकवरी टाइम। इसके द्वारा डायोड की स्पीड को बताया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस फिनोमिना ऑफ रिवर्स रिकवरी इज बेसिकली पैरासिटिक इफेक्ट experienced in case of diode, and it is seen to be depend on the doping level of silicon and its geometry। तो ये जो डोपिंग लेवल होता है उस पर ये डिपेंड करता है। आल्सो इवन दी जंक्शन टेम्परेचर, ये जंक्शन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। द रेट एट विच द फॉरवर्ड करंट फॉल्स, द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट जस्ट बिफोर द रिवर्स biased gets applied are also seen the effect. Its value greater the reverse recovery time, slower will be diode। अगर रिवर्स रिकवरी टाइम की वैल्यू ज़्यादा है तो डायोड हमारा स्लो कहलाएगा, और अगर रिवर्स रिकवरी टाइम की वैल्यू कम है तो डायोड हमारा फास्ट कहलाएगा। Thus the diode with lesser recovery time are preferred, and especially when the requirements in high switching speed। अगर हाई स्पीड स्विचिंग या हाई स्विचिंग स्पीड की जरूरत होती है तो वहां पर हम डायोड कौन सा यूज करते हैं? जहां पर जिसका रिवर्स रिकवरी टाइम हो वो लेस हो। मोर ओवर ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल this will be significant amount of current flow back towards the supply which provide power to the diode। Hence the reverse recovery time of diode is an important design factor that we should consider while designing the power supply। तो जब भी हम पावर सप्लाई को डिजाइन करते हैं तो रिवर्स रिकवरी टाइम का हमें, डायोड की रिवर्स रिकवरी जो टाइम है उसका हमें ध्यान रखना होता है। उसको ध्यान में रख करके हम उसको डिजाइन करते हैं। अब बात करते हैं हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर किसको यूज करके है? स्लिप पावर रिकवरी स्कीम को यूज करके है। स्लिप पावर रिकवरी स्कीम। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम यूज करते हैं, वो भी किसके साथ में? स्लिप पावर रिकवरी स्कीम के साथ में इसका यूज करते हैं। तो स्पीड कंट्रोल जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? अगर हम स्पीड कंट्रोल के लिए स्लिप पावर रिकवरी स्कीम है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए हम इसका उपयोग करते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए। तो इसका क्या इफेक्ट यहाँ पर होने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्लिप पावर रिकवरी स्कीम यूज करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए, तो इससे क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है। एफिशिएंसी इंक्रीज बट पावर फैक्टर डिक्रीज। पावर फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं
when the speed control of three-phase induction motor is done by adding resistance in the rotor circuit, some part of power called the slip power is lost. अगर हम कोई भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी अगर स्पीड कंट्रोल करनी है तो अगर हम रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं रोटर सर्किट के अंदर तो कुछ पावर है उसके अंदर लॉस हो जाएगी जिसको हम कहते हैं स्लिप पावर लॉस. Therefore, the efficiency of three-phase induction motor is reduced by this method of speed control. इसकी वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी है जो हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं उसकी वजह से एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है. This slip power loss can be recovered and supplied back to improve the overall efficiency of the three-phase induction motor, but power factor decrease. अब ये स्लिप पावर जो लॉस है उसको हम रिकवर कर सकते हैं और रिकवर करने के बाद में इसको वापस से क्या कर सकते हैं, सप्लाई किया जा सकता है ताकि हम ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके. लेकिन अगर हम वापस से अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज हो जाएगा. तो जैसे यहाँ पर स्लिप रिंग हम बात करते हैं किसकी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की. किसकी बात कर रहे थे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर. मान लीजिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर की हम बात कर रहे हैं. हमने कौन सा मेथड यूज किया है, एडिंग रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट, यानी रोटर सर्किट में हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है. अब जैसे ही हमने रोटर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को ऐड किया है इसकी वजह से पावर है रेजिस्टेंस के अंदर लॉस होगा, पावर लॉस. पावर लॉस है इसकी वजह से क्या होगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी. एफिशिएंसी क्या हो गई है, कम हो गई है. और एफिशिएंसी यहाँ पर कम हो गई है. अगर इस जो पावर लॉस हुआ है इस पावर लॉस को हम क्या कर देते हैं, रिकवर कर लेते हैं. तो इस पावर लॉस को मान लीजिए हमने सेकंड स्टेप में क्या कर लिया, रिकवर कर लिया. और रिकवर करने के बाद में हमने क्या कर दिया है, इस पावर को वापस से सप्लाई पर दे दिया है, सप्लाई कर दिया है वापस से. तो सप्लाई करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी. सप्लाई करने की वजह से एफिशिएंसी यहाँ पर वापस से इम्प्रूव हो जाती है लेकिन पावर फैक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है लेकिन पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है. दिस स्कीम ऑफ रिकवरिंग ऑफ पावर इज कॉल्ड स्लिप पावर रिकवरी स्कीम और दिस इज डन बाय कनेक्टिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफ स्लिप फ्रीक्वेंसी टू द रोटर सर्किट. तो ये यहाँ जो स्कीम है यहाँ पर इसको हम कहते हैं कौन सी, रिकवरी ऑफ पावर, स्लिप पावर रिकवरी स्कीम इसको कहते हैं. और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है. और इसको हम कैसे, ये स्कीम है यानी रिवर्स स्लिप पावर रिकवरी स्कीम, इसको कैसे बनाया जाता है, स्लिप पावर रिकवरी स्कीम कैसे अचीव किया जाता है, रिकवरी स्कीम. तो स्लिप पावर रिकवरी स्कीम को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफ स्लिप फ्रीक्वेंसी टू द रोटर सर्किट. क्या करते हैं, कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट करते हैं ऑफ स्लिप फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर सर्किट, ऑफ स्लिप फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर सर्किट. रोटर सर्किट. नेक्स्ट हम बात करें जो स्लिप पावर रिकवरी स्कीम की बात करते हैं और कुछ और सिस्टम की भी बात करेंगे हम. सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर स्लिप पावर रिकवरी स्कीम. दिस स्कीम इज मेनली यूज फॉर इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल. इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल में हम इसका मेनली यूज करते हैं. दिस स्पीड कंट्रोल
The speed control in the induction motor has poor efficiency due to wasting of slip power in the rotor circuit. While using the recovery scheme, the induction motor speed is controlled to avoid the slip power loss. तो यहाँ पर अगर हम रिकवरी स्कीम यूज करते हैं तो इंडक्शन मोटर की स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और किसके स्लिप पावर लॉस को अवॉइड करके। नेक्स्ट हम बात करें रिवर्स जो स्लिप पावर रिकवरी स्कीम है उसको दो टाइप की बताया गया है। तो कौन कौन सी दो टाइप की है यहाँ पर? पहली टाइप की जो स्कीम बताई गई है वो है सेर्वियस सिस्टम की। कौन सी है? सेर्वियस सिस्टम, SCHERVIUS सेर्वियस सिस्टम। एक तो ये पार्ट है हमारा स्लिप पावर रिकवरी स्कीम का। सर्वे सिस्टम में क्या बताया गया है? हियर द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रोटर पावर इज कन्वर्टेड टू डीसी बाय डायोड ब्रिज रेक्टिफायर एंड देन ए इन्वर्टर कन्वर्ट इट्स बैक टू एसी एंड फीडबैक टू द सप्लाई मैन। तो यहाँ पर सर्वे सिस्टम के अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रोटर पावर है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रोटर पावर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रोटर पावर को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट टू डीसी बाय डायोड ब्रिज रेक्टिफायर। तो डीसी में कन्वर्ट किया जाता है किसके द्वारा? डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो रोटर पावर है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रोटर पावर को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा और उसके बाद में इसको इन्वर्टर की मदद से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। डीसी को पावर से एसी में कन्वर्ट किया जाता है किसकी मदद से? इन्वर्टर की मदद से। और फिर जो एसी यहाँ पर प्राप्त होती है 50 और 60 हर्ट्ज में प्राप्त होती है, इसको वापस से सप्लाई मैन को दे दिया जाता है। सप्लाई मैन को वापस से दे दिया जाता है। Thus the slip power is feedback to the source। तो यहाँ पर क्या कर दिया है? हमने स्लिप पावर को वापस से फीडबैक कर दिया है सोर्स के इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट एंड द रोटर सर्किट इन द रोटर रेजिस्टेंस thereby increase the efficiency of drive। इसकी वजह से क्या होगा? ड्राइव की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो सर्विस सिस्टम है वी गेट सुपर सिंक्रोनस स्पीड, इट इज कांस्टेंट। तो यहाँ से इस स्कीम के द्वारा हम सुपर सिंक्रोनस स्पीड प्राप्त कर सकते हैं और जो कि कांस्टेंट होती है। एक होता है क्रेमर ड्राइव, तो दूसरा मेथड है ये रिवर्स रिकवरी स्कीम का ही मेथड है क्रेमर ड्राइव। क्रेमर ड्राइव की बात करते हैं। Here the variable frequency rotor power is converted to DC by diode bridge rectifier and the DC power is fed to DC motor which is mechanically coupled through the induction motor। तो यहाँ पर क्रेमर ड्राइव में क्या करते हैं? क्रेमर ड्राइव में जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रोटर पावर है, क्या है यहाँ पर? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रोटर पावर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रोटर पावर को कन्वर्ट किया जाता है डीसी में किसके द्वारा? डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा। डायोड कन्वर्ट किया जाएगा और फिर डीसी पावर को हम फीड कराते हैं किसको? डीसी मोटर को। तो ये पावर दी जाती है डीसी मोटर को प्रोवाइड की जाती है और ये डीसी मोटर मैकेनिकली किसके साथ में कपल्ड होती है? इंडक्शन मोटर के साथ में कपल्ड होती है। इंडक्शन मोटर के साथ में कपल्ड होती है। तो thus the torque supplied to the load is the sum of torque produced by the induction and DC motor। तो जो टॉर्क है यहाँ पर सप्लाई की जाती है लोड पर, वो किस किस का सम होती है?
इंडक्शन मोटर के द्वारा जो टॉर्क डेवलप की जाती है उसका सम, और डीसी मोटर के द्वारा जो टॉर्क डेवलप की जाती है उसका सम होती है। इन दिस स्कीम द स्लिप पावर इज यूटिलाइज्ड मैकेनिकली, तो स्लिप पावर यहाँ पर मैकेनिकली यूटिलाइज की जा सकती है। तो क्रेमर ड्राइव के अंदर बात करें, वी गेट दी सब सिंक्रोनस स्पीड, तो यहाँ पर हम क्रेमर ड्राइव में कौन सी स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, सब सिंक्रोनस स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। जबकि हमारा जो यहाँ पर है सर्वो सिस्टम है, इसमें हम कौन सी स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, सुपर सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। सुपर सिंक्रोनस स्पीड हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। जैसे कि डीसी चॉपर के अंदर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, डीसी चॉपर की बात करेंगे। डीसी चॉपर, डीसी चॉपर की बात करें, जैसे कि ऑन टाइम हमें दे रखा है, वो दे रखा है 25, ऑफ टाइम यहाँ पर दे रखा है, वो दे रखा है सेकेंड। चॉपर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, निकालेंगे। जैसे चॉपर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर फार्मूला होता है 1 पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी हम निकाल सकते हैं। एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला होता है वी आउटपुट इक्वल टू वी एस टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो ये हो गया हमारा तो इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, वी एस हमारा सप्लाई वोल्टेज है, और वी आउटपुट हमारा वोल्टेज है हमारा, और टी हमारा टोटल टाइम पीरियड है, टी ऑन प्लस टी ऑफ। टी ऑन हमारा ऑन टाइम पीरियड है और टी ऑफ हमारा ऑफ टाइम पीरियड है। इसके अकॉर्डिंग बात करें, अगर कैलकुलेशन की दे रखे हमें, तो जैसे टोटल टाइम पीरियड हो जाता है हमारा कितना, 30 माइक्रो सेकेंड। तो टी की वैल्यू होगी यहाँ पर 30 माइक्रो सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हम 1 डिवाइड बाई टी से हम निकाल सकते हैं, तो 1 डिवाइड बाई टी, टी कितना है 30 माइक्रो सेकेंड, तो 30 इंटू 10 की पावर -6, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 33.33 किलो हर्ज, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।